अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो डिस्कशन चल रही थी, अभी बिलाल भाई आए हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के बंदे हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रही थी। तो मैंने कहा कि यार इस डिस्कशन को रिकॉर्ड कर ली जाए। वो कैमरे पे नहीं आ रहे लेकिन कैमरा के पीछे हैं, लेकिन मज़ा आएगा। पहले है ना, आज तक हम इंसान को जिस क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते थे, वो अमीर गरीब ज़्यादा ये वाली क्लासिफिकेशन चल रही थी। अच्छा, रिसेंटली इस वक्त दुनिया के अंदर ना बहुत बड़ी एक तब्दीली आ रही है। चूँकि हम तो अभी सिर्फ उसी में है ना, हमारा तो मसला यही है कि बिक रहे नहीं बिक रहे, वो बिक गए, पहले ख़रीद दिए थे। हमारा तो सारा का सारा फोकस मीडिया के तौर पर, आवाम के तौर पर वही है। तो हम बड़ा नहीं सोच सकते। हम सोचेंगे यही कि ये बिक रहे हैं, वो बिक रहे हैं, उन्होंने ज़मीर बेचे थे दोबारा ख़रीद दिए। तो बहरहाल पॉलिटिकल कोई बात नहीं करनी हमें यहाँ। तो इस वक्त दुनिया में जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ चल रही है ना बिलाल भाई, वो आपने देखी होगी और मैं आप सबसे भी मुखातिब हूँ। वो है 2030 का एक विजन। हर वक्त हर जगह आप देखेंगे 2030, दुबई 2030 विजन, सऊदी अरब 2030। और ये वो मुल्क हैं, सऊदीया की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा एनर्जी ऑयल प्रोडक्शन एक कंट्री है। और उनकी जो सारी की सारी इकनॉमी है वो सारी तेल के ऊपर ही मुहस्सर है कि भाई तेल आ गए तो तेल की बेच बेच के उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली। तो अब उन्होंने भी, जो सलमान MBS ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, वो ये लिया है कि 2030 तक एक नियोमी सिटी बनानी है और बड़ी हाई टेक सिटी होगी। इस तरह दुबई का देख लें, 2030 का विजन है। फ्यूचर म्यूज़ियम इन्होंने बना लिया। तो इंसान की क्लासिफिकेशन आज से पहले तक होती थी, ये अमीर है, ये गरीब है, इसके पास इतने पैसे हैं, इसके पास इतने हैं। या हम एजुकेशनल वाइज करते थे, ये पढ़ा लिखा है, ये इलिटरेट है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया का पूरा एक समझने के सिनेरियो चल रहा है, उसमें दो किस्म के लोग बन रहे हैं। एक बन रहे हैं प्रो टेक्नोलॉजी, और एक बन रहे हैं जो इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर टेक्नोलॉजी इसको समझने से कासिर हैं। ठीक है, इस दो ही चल रहे हैं। और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो रही है, क्योंकि जिस तरह फाइनेंशियल सिस्टम आपका चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकल सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, उस कैफियत के अंदर जो पूरा का कमाने के ज़राए हैं, और लोगों को ये समझ अभी नहीं आ रही, और पाकिस्तान में तो बहुत बाद में समझ आएगी कि कमाने के जो ज़राए हैं वो सारे टेक्नोलॉजिकल अवेयर लोगों के पास जा रहे हैं। और वो क्यों जा रहे हैं उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त यही चल रहा है, चाहे आप AI की बात कर लें उठा के, आप क्रिप्टोज़ की बात कर लें, आप NFTs की बात कर लें, आप देखेंगे कि एक ग्रुप है, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, बैठे हुए हैं लड़के बात कर रहे हैं। उसमें से कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जो NFTs के ऊपर बात कर रहे हैं, और बाकी जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लड़के हैं उनको पता ही नहीं है कि ये काम किस तरह के लिए। अच्छा, कॉमन नॉलेज में ये पता है कि कुछ ख़रीदना है, कुछ बेचना है, ख़रीद के 21 दिन में पैसा डबल कर लेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है और क्यों कर रही है, ये हमें नहीं पता। और पाकिस्तान के अंदर तो क्योंकि हम वैसे ही यहाँ पे तो हर चीज़ के ऊपर क्लाउड आ जाता है, तो हमें वैसे ही नहीं समझ आ रही होती। लेकिन इस वक्त दुनिया इन दो क्लासिफिकेशन के अंदर, अच्छा मैं जहाँ पे देख रहा हूँ वो, क्योंकि हर सिस्टम चेंज हो रहा है और मेटावर्स की एक गूंज है। और मैं समझता हूँ कि फ़ेसबुक जो है वो अपना कोई मेटावर्स नहीं लाएगा, बल्कि फ़ेसबुक एक ऐसी API और ऐसा इंटीग्रेशन सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि वो बावले तो नहीं है ना कि अपना लाएंगे तो उनका चलाएगा कौन। अपने उस मेटावर्स के साथ साथ ये इंटीग्रेशन टूल लाएंगे जहाँ पे मुख्तलिफ डिजिटल वर्ल्ड कनेक्ट हो जाएं। और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो इसमें बात लगती है ना, वो ये कि एक वक्त में हम टोकन वाले, अच्छा ना, यहाँ पे इस पे याद आ गया टोकन वाले गेम क्यों कह रहा हूँ, कि मेरे पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन काम करने आया हुआ था ऑफिस के अंदर, स्टूडियो के अंदर। उसके साथ एक बंदा आया हुआ था जिसके पास मोबाइल भी नहीं था, बटन वाला मोबाइल भी उसने कभी यूज़ नहीं किया था। तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मुझे इसको समझाना है कि मेटावर्स क्या होता है। अगर मैं इसको समझाने के काबिल हो गया कि मेटावर्स है क्या, तो शायद मैं अपने आप को इतना कैपेबल समझ लूँ कि मैं लोगों को ये बात आसानी से समझा सकता हूँ। तो मैंने उसके साथ जो एग्जांपल शुरू की, क्योंकि उसके पास रेफरेंस पॉइंट पे कोई मोबाइल का गेम नहीं था, वो बड़ा एक एजेड बंदा था और उसने कभी मोबाइल यूज़ नहीं किया था। तो उसके पास ये वाले जो आपके जो एंड्रॉयड वाले मोबाइल हैं, जहाँ पे मैं PUBG को एज एग्जांपल लेके नौजवानों को समझा सकता हूँ, या नौजवानों के अम्मा अब्बा को समझा सकता हूँ, क्योंकि PUBG पे वो गालियाँ देते हैं और कहते हैं दिखाओ हमें क्या खेल रहे हो, तो उनके पास भी वो रेफरेंस मौजूद है। मैंने शुरू किया कि यार कभी वो टोकन वाले गेम देखें। उसने कहा हाँ। मैंने कहा वो कंट्रोलर होता है, उसको यूं यूं करते हैं और बटन दबाते हैं तो जो अंदर गेम के अंदर बंदा होता है वो काम कर रहा होता है। उसके पास ये रेफरेंस था। उसने बोला हाँ। अब मैंने कहा कि वो एक डायरेक्शन में ही, मतलब एक ही सिमत में काम कर रहे होते हैं, तो इसको समझो कि उनका जो काम होता है बस वही होता है कि बटन दबाना है, मुक्का मारना है। बोले हाँ। बोला अब इस पॉसिबिलिटीज़ को, इस चीज़ को तुम
थोड़ा सा एक्सपेंड करो कि अब वो तुम हैंडल हिला रहे हो, बंदा तुम जहाँ पे भी लेके जा रहे हो वो बंदा जाएगा और उसके मुख्तलिफ बटन है, उस बटन को दबाओगे तो वो सलाम भी करेगा, डांस भी करेगा और ये कोई भी एक्शन करेगा। मैंने कहा ये बात समझ आई? उसने कहा हाँ ये बात मुझे समझ आ गई कि तुम क्या कह रहे हो, कि वो मार पीट से मैं उसको चला भी सकता हूँ, बिठा भी सकता हूँ, खड़ा भी कर सकता हूँ। मैंने फिर कहा कि अब ये बंदा जो है, ये बंदा तुम हो उस गेम की दुनिया में। बोले समझ आ गया। मैंने कहा अब तुम जा रहे हो चलते चलते और एक तुम दुकान के आगे खड़े रहे और वहाँ पे तुम्हें कोई चीज़ पसंद आई, तुमने वो खरीद ली, ऐसा हो सकता है? अच्छा, वो खरीदने के लिए तुमने पैसे दिए जो वहाँ के पैसे होंगे, जैसे यहाँ पे ये नोट चल रहा है तो वहाँ पे भी चल रहा होगा। इस रेफरेंस से उसको मेटावर्स समझाने की कोशिश की और वो समझ गया। फिर मैंने इसको बताया कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो समझना, अगर उसके लिए समझना आसान है तो लोगों के लिए मेरे हिसाब से समझना आसान नहीं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था, 1 घंटा लगा था, पूरी डिटेल में बात नहीं बता। लेकिन अगर वो समझ सकता है तो हम लोग भी समझ सकते हैं कि आज से पहले हमारे पास वो वाले रेफरेंस पॉइंट भी हैं कि आज से पहले हम दुकानों पे जाके ख़रीदारी करते थे। अब इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम फूड पांडा की ऐप खोलते हैं, हम एयरलिफ्ट की ऐप खोलते हैं और हम उनसे ख़रीदारी कर रहे हैं। दुकानों में जो शेल्फ़ों में लगे हुए पैसे देखते थे हम स्टोर्स के अंदर, अब हमें वो इन चीज़ों पे मिल रहा है। तो जब मैं इस किस्म के चश्मे पहन लूँगा जहाँ पे मैं यूँ नज़र घुमाऊँगा तो मुझे शेल्फ़ नज़र आएंगे और मैं वहाँ पे अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट कंट्रोल को जब आगे करूँगा और वो चीज़ उठाऊँगा, तो ये बात जो लोग ऐप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए बड़ी सेंसिबल है। तो ये है मेटावर्स। इस टेक्नोलॉजी को जो एडॉप्ट करने वाले होंगे वो प्रो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन या प्रो टेक्नोलॉजिस्ट कहलाएंगे, जो टेक्नोलॉजी को समझते हुए कर रहे हैं। और जो इसको अभी रद्द कर रहे हैं या जो डरे हुए हैं, मैं डरे हुए कहता हूँ, रद्द तो ज़ाहिर बात है कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं करता, डरे हुए हैं कि हमें समझ नहीं आती, हम इसको परसूट कैसे करेंगे, हम इसको समझेंगे कैसे, वो लोग जो हैं वो लेफ़्ट ओवर रह जाएंगे। अब इस पूरी की पूरी जो एक आएगा, अभी बहुत सारे लोग इसमें अंदर इनरोल नहीं हुए, लेकिन एक जो जनरेशन है, जनरेशनल गैप है, क्योंकि मेरी अम्मी को स्मार्टफोन यूज़ करने का जो टाइम लगा है वो एक बड़ा ख़तरनाक टाइम लगा है उनको सीखने में कि व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कैसे सुनते हैं, कैसे नोटिफिकेशन काम करते हैं, किस तरह पता चलता है मैसेज, क्योंकि वो एक एजेड थी। इसी तरह इस वक्त जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, अच्छा उनके ज़माने में हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी तेज़ी से छलांग मारी, ठीक है, लेकिन वो तेज़ी उनके लिए थी। हमारे लिए जो इस वक्त तेज़ी चल रही है वो तेज़ी ऐसी है कि आज आप कुछ और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ गूगल पे खोलें, आपको कोई ना कोई नई अपडेट मिल रही होगी कि भाई दुनिया के अंदर ये हो रहा है। मैं देख रहा था क्रिप्टो पंक और बोर्ड ऐप वाले हैं, वो लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने अपना एवेटार पहना हुआ है, अपना कपड़ा पहना हुआ है, डिजिटली कपड़े पहने हुए हैं, बंदर की शक्ल लगी हुई है वो बात कर रहा है, क्रिप्टो पंक की शक्ल लगी हुई है वो बात कर रहा है। और ये सोसाइटी नॉर्म बनता जा रहा है कि अब जो आप हैं वो अपने जो कपड़ों से डिफाइन होते हैं, हम अब इन कपड़ों की जगह हम डिजिटल एवेटार पहनेंगे कि मुझे बंदर बनना है। और इसका रेफरेंस पॉइंट भी बड़ा आसान हो गया ना, जहाँ पे जेंडर आइडेंटिफिकेशन जैसे लॉज हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं कि अगर मैं समझता हूँ मैं औरत हूँ तो मैं औरत हूँ, मैं समझता हूँ मैं मर्द हूँ तो मैं मर्द हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ ना। तो ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा छुपा हुआ कानून है। मैं आज ही किसी ने मुझे इंस्टा पे दोबारा तस्वीर भेजी कि जो आप रिसीव करोगे वो हो जाएगा। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इसका रेफरेंस पॉइंट बड़ा आसान है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बंदर हूँ, मैं बोर्ड ऐप याच क्लब और एक लग्जरियस आइटम मैं बन के जा रहा हूँ तो मैं वो हूँ, चाहे वो $1 मिलियन का आउटफिट हो। दुनिया को पता है कि जो मैंने ये NFT पहना हुआ है, जिस एवेटार के अंदर मैं चल रहा हूँ, वो $1 मिलियन का है। यही उसकी हकीकत है। होता क्या है कि लोगों को समझ नहीं आती कि यार ये बिक क्यों रहा है। अच्छा, बहरहाल NFT जो टोकन है वो बिल्कुल अलग कहानी है, वो है ऑथेंटिकेशन टूल एक किसी भी डिजिटल एसेट का, ठीक है। तो उस डिजिटल एसेट पे, वो उस डिजिटल टोकन पे जो ऑथेंटिकेशन टूल है उस पर जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो आर्ट बिक रहा है। वो आर्ट क्यों बिक रहा है लोगों को समझ नहीं आ रही। वो आर्ट इसलिए बिक रहा है कि हमने जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपना जो इंटेलेक्चुअल दौर शुरू किया, जो सेपियंस के अंदर वो कहता है कि इंसानों ने मिरेकली तौर पे कहानियाँ बनाने की एबिलिटी पा ली, होमो ड्यूस के हरारी जो कहता है
और उसको ये नहीं पता वो कैसे कहता है, मैं कहता हूँ वो डिवाइन इंटरवेंशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। वो मिरेकल कहता है, मैं कहता हूँ डिवाइन इंटरवेंशन के बगैर तो हो ही नहीं सकता था। तो वो कहानी बनाने की एबिलिटी हमें, उसने हमें रिलीजन दिया। उस रिलीजन के बाद हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाए, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 आया, और यही कहानी बनाने की एबिलिटी हमें इस वक्त टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन 3 लाने पे मजबूर कर रही है। मैंने अपना जो सीखा हुआ है बचपन से, मैं जिस तरह ग्रो अप हुआ, मैंने मुख्तलिफ इल्म हासिल किया, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसकी ज़ुबान के अंदर, जहाँ पे उसको मैंने सारी मिसालें दी, तो ये मेरी कहानी थी जिसका मैंने उसको पार्ट बनाया कि आ जाओ मेरी कहानी के अंदर शामिल हो जाओ। अब हुआ गया कि उसके जहन में इन चीज़ों से उसने एक नया एक्सपीरियंस गेन किया गया, दुनिया में ये वाली चीज़ें भी चल रही हैं, पॉसिबिलिटी चल रही है। हो सकता है कि वो घर जाए अपने बच्चों से जिक्र करे, उसके बच्चे पबजी खेलते हों और उसके बच्चे इस रेफरेंस को पकड़ें और वो यूट्यूब पे जाके मेटावर्स, जो भी अगर उसको ये टर्म याद रही हो, उसने अपने बच्चों से शेयर की हो, वो जाके लिखें कि आज मैं नई चीज़ सीख के आया हूँ, देखो तुम जो गेम खेलते हो ना उससे ये दुनिया में हो रहा है, अब तुम जाके चीज़ें खरीद सकते हो। तो वो रेफरेंस पकड़ें, बच्चों ने खोला, उसके बच्चों ने मेटावर्स खोला और देखा कि ओहो उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर बड़ा कंटेंट है, और उन्होंने उससे तजर्बा हासिल करना शुरू किया। तो एक ये चेन, एक इफ़ेक्ट चेन है। जिस तरह ये आज वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता कौन कौन देखे, क्या क्या लोग देखें। बिलाल भाई बैठे हुए हैं, ये जाके अपने बेटों को जाके बताएं कि भाई ये वाली चीज़ आज सुन के आया हूँ, ये रेफरेंस करो, ये नए नए अल्फाज सीखे हुए। तो इंसान कहानियों से इस तरह तरक्की पाता है। इंसान की जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में हम जो ये तरक्की कर रहे हैं, वो मैंने आपसे सीखी हुई कहानियाँ। ये बात शुरू कहाँ से हुई कि आज आप एक स्कूल के अंदर एक एज अ स्पीकर इनवाइटेड थे बिलाल भाई, और उन्होंने कोई वहाँ पे स्पीच दी जिससे मुझे ये क्लिक किया कि यार ये बात इस तरह हमें बतानी चाहिए कि प्रो टेक्नोलॉजिस्ट एक तबका होगा जो टेक्नोलॉजी को समझ रहा होगा, जिसको इस्तेमाल करने आ रहा होगा, और एक तबका वो रह जाएगा जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहा होगा। और ओवर द टाइम जो है वो मैड मैक्स वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि जो लवेबल लाइकेबल जो तबका होगा एलीट के लिए वो वही होगा। अब इसके अंदर कॉन्स्पेरेसी आप कुछ भी डाल रहे हैं, वो सारी अपनी जगह कि ये दज्जाली निज़ाम की तैयारी हो रही है या जो भी हो रहा है, वो सारी अपनी जगह। लेकिन मेरा मानना ये है कि सरवाइव करना है सिचुएशन के अंदर, तो हमें प्रो टेक्नोलॉजिस्ट बन के ही सरवाइव करना है। तभी हम लाइकेबल जो लोग होंगे, जो एक्सेप्टेबल लोग होंगे, उनके अंदर जाके अपना नैरेटिव बयान करने के काबिल होंगे अपनी कहानी के साथ। जब आप ये चलती हुई दुनिया की जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की कहानी है, इसको इन्फ्यूज़ करेंगे, तभी जाके कुछ आप उस पोजीशन के अंदर आ सकेंगे जहाँ पे आप इस काबिल हों कि अब आपने नैरेटिव देना है या नैरेटिव चेंज करना है या नैरेटिव को स्पार्क देना है, हल्की सी बात करनी है, वरना वो नहीं है। तो अब इस सूरत में क्या किया जाए? देखिए NFT की बात है ना, एक तो बड़ी सतही सी नॉलेज है। मैं बताता हूँ ना आपको कि ओपन सी पे जाओ, जो मुख्तलिफ लोग बना रहे होते हैं, यूँ करो, टक करो, अपलोड करो, और ये लो तुम्हारी NFT लग गई। अब उसके पीछे एक डीप नॉलेज है कि अगर मैं बात करूँ ओपन सी के ऊपर, आप NFT अपलोड करते तो आप ओपन सी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं, वही वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप अपना बना लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। और उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप मुख्तलिफ कंडीशंस रखते हैं, और वो आपके जो बायर होते हैं वो देखते हैं। तो ये पूरी टेक्नोलॉजिकल एक इसके अंदर टर्म्स आ जाती है ना। तो यहीं से वो डिवीज़न हमें नज़र आना शुरू हो जाता है कि अगर कोई है जो इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की हल्की सी नो हाउ रखता है, तो वो आपको बड़ी सतही किस्म की नॉलेज दे देगा। लेकिन अगर आपको इस फील्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना है, तो ये सतही नॉलेज नहीं, हाँ सतही नॉलेज से शुरू करें। फिर आप देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह डेवलप होते हैं। अगर कोई NFT बिक रही है तो वो क्यों बिक रही है, मैं अपनी तस्वीर खींच के एक प्यारी सी स्माइल वाली, या मैं पेट शेट अंदर करके मैं अपनी बॉडी शॉडी बना के NFT पे लगा दूँ, वो बिकेगी। वो अगर बिकेगी तो क्यों बिकेगी? तो उसके पीछे ये आंसर उसका वैसे ये है कि जो NFT है वो एक कहानी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उस कहानी का जो हिस्सा बनना चाह रहा होता है, वो उस कहानी को ख़रीद लेता है। ठीक है, बोर्ड ऐप जो है वो एक फ्लेक्स सिचुएशन के अंदर है, या क्रिप्टो पंक है, वो लिस्ट ही नहीं हो रहा, वो भी एक फ्लेक्सिंग सिचुएशन के अंदर है। मेरे पास पैसा है, उसके पीछे ये मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये कहानी है, मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो जब मैं करूँगा तो दुनिया को पता चलेगा कि हाँ भाई ये एबल है इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए। तो एक एलिट ग्रुप फॉर्म होता है। आप क्रिप्टो पंक की बात करें, आप बोर्ड ऐप याच की बात करें, चूँकि वो सारे उस कहानी का हिस्सा बनना चाह रहे होते हैं तो वो बन जाते हैं। और बिकती कहानियाँ ही हैं, कभी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकती। आप
अगर आप मार्केटिंग से हैं तो आपको पता है कि ब्रांड के पीछे एक पूरी की पूरी ब्रांड स्टोरी लाजमी चाहिए होती है कि वो कहानी बिके। तो एक टेक्निकल एक्सपेक्ट है इसका, एक फ़लसफ़ाना एक्सपेक्ट है, और इस तरह मुख्तलिफ दौर जो दुनिया भर में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं उसमें मुख्तलिफ तरक्की हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द प्लान है दुबई जाने का, तो वहाँ से मैं म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर और मुख्तलिफ चीज़ों की भी वीडियोस बना के दे रहा हूँगा। लेकिन जो इस पूरी वीडियो का जो वो था ना, वो यही था कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर सतही नॉलेज आपको हर जगह से मिल जाती है, अब उसको बैठ के एक्सप्लोर करें। और बहुत सारे लोग हैं अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, हर कोई बताना चाहता है, मैं सुना रहा हूँ आज बैठ के, वो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, वो सीख चुके हैं। देखें, जो भी इल्म हासिल करता है उसकी एक ख्वाहिश होती है कि लोगों को पता चले उसके पास इल्म है, तो वो करता क्या है, वो अपना इल्म बांटना शुरू कर देता है कि देखो मेरे पास कितना इल्म है। प्राउड फील होता है, इंसान यही करता है, पैसों से प्राउड फील करता है, इल्म से प्राउड फील करता है, अपनी पर्सनैलिटी से प्राउड फील करता है, अपनी बॉडी से प्राउड फील करता है, कपड़ों से, फ्लैक्सिंग, हर जगह इंसान को फ्लैक्स करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आज अपना इल्म शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास है तो आप सुने ना बैठ के यार। इसी तरह बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पे सुने, तो बिल्कुल सतही इल्म आप सब लोगों के पास होगा क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के अंदर। एनएफटीज़ का क्या चल रहा है, क्रिप्टो का क्या चल रहा है, एआई का क्या चल रहा है, डेटा साइंस क्या कर रही है, मशीन लर्निंग कहाँ पे पहुँची हुई है, सारे नाम बता दिए मैंने 4-5। इसको यूट्यूब सर्च करें और शुरू कर दें, और 2030 तक अपने आप को इक्विप कर लें कि आप प्रो टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएँ, बिल्कुल नल और वाइट टेक्नोलॉजिस्ट ना रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही रैंडम टॉपिक था कोई, मेरे हिसाब से अभी बहुत सारी बातें की जा सकती थी, लेकिन जितनी जहन में आई वो कर दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।